हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तमिलनाडु की हिस्ट्री, जिसमें हम एंशंट हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पोस्ट मौर्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे मौर्यन एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद पूरा इंडिया अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर में डिवाइड हो गया था। मगध में कौन सा एम्पायर बिल्डअप हो गया था? सुंगा एम्पायर बिल्डअप हो गया था। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर जो मौर्यन के टाइम तक था वो उतना इंटैक्ट नहीं रह पाया, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो साउथ इंडिया में कौन सी किंगडम आई थी? तो साउथ इंडिया में सतवाहनास का रूल स्टैब्लिश हो गया था, मगध में सुंगास का रूल स्टैब्लिश हो गया था। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थी वहाँ पर कोई ऐसा रूलर नहीं था जो फॉरेन इन्वेजन को रोक सके, इसलिए बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन भी पोस्ट मॉडर्न टाइम पर हुए थे। देखो क्या हुआ था, आप इस मैप के थ्रू देखिए। ये जो सुंगा एम्पायर है जो मगध में हुआ, साउथ इंडिया में सतवाहन एम्पायर हो गया, और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है अब यहाँ पर कोई रूलर ऐसा नहीं बचा नॉर्थ इंडिया को फॉरेन इन्वेजन से बचाने के लिए। सुंगा एम्पायर यहाँ था गंगा वैली से, ये डिफेंड सिर्फ इसका काम था, ये गंगा वैली से फॉरेन इन्वेजन से डिफेंड कर सके, लेकिन ये कुछ हद तक कर पाया, कुछ हद तक नहीं कर पाया। तो जो सबसे पहले आए थे वो थे ग्रीको बाक्ट्रियन। जो मौर्यन के पहले अलेक्जेंडर द ग्रीक आया था, उसके बाद मौर्यन का जब तक एम्पायर था तब तक कोई भी ग्रीक इन्वेजन नहीं हुआ था, इवन कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ था। जैसे ही मौर्यन एम्पायर टूट जाता है तो जो ग्रीको बाक्ट्रियन थे ये पहले ग्रीक्स थे जो इंडिया में आए थे आफ्टर मौर्यास। ठीक है, इसके बाद ये इंडिया में आए थे, ये इन्होंने अपनी इंडो ग्रीक किंगडम बनाई थी। फिर इन्होंने दो एम्बेसडर भेजे थे, एक उज्जैन की साइड जाएगा और एक मथुरा या पाटलिपुत्रा की साइड जाएगा। ठीक है, हम वो देखेंगे। ठीक है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये याद रखिए कि ग्रीको बाक्ट्रियंस यहाँ से यहाँ तक आए थे, एक उज्जैन वाली साइड गया था और एक ये मथुरा से एंटर हुआ था। ठीक है, यहाँ ये मथुरा है ना, मेनेंडर मथुरा से एंटर हुआ था और अपोलोडोटस उज्जैन वाली साइड गया था। ठीक है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में दिखाती हूँ। चलिए देखिए, बाक्ट्रियन और पार्थियन इंडिपेंडेंट हो गए थे सीरियन एम्पायर से मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, फिर जो ग्रीक रूलर था बाक्ट्रिया का, उन्होंने अफगानिस्तान पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया था, अनेक्स कर लिया था। फिर तक्षशिला जब वो पहुंचा, तक्षशिला से उसने अपने दो कमांडर्स, एक था अपोलोडोटस और दूसरा था मेनेंडर, उनको फर्दर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए भेजा। मतलब जो बाक्ट्रियन किंग था, ग्रीक बाक्ट्रियन किंग, उसने पहले अफगानिस्तान और पंजाब को अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद उसके जो दो कमांडर्स थे उसको उन्होंने उज्जैन और मथुरा भेजा। देखो, ये अफगानिस्तान वाला रीजन इन्होंने ले लिया, पंजाब वाला रीजन ले लिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, दो इनके कमांडर थे, एक थे मैंने बोला था अपोलोडोटस, दूसरे थे मेनेंडर। ठीक है, मेनेंडर गया मथुरा वाली साइड और अपोलोडोटस गए उज्जैन वाली साइड। ठीक है, दो अलग अलग साइड में गए। अब जब ये मेनेंडर इधर जाएंगे ना तो इधर इनको सुंगा एम्पायर मिलेगा, जहाँ पे सुंगा रूल करते थे। तो पुष्यमित्र सुंग तो उस टाइम नहीं थे, वाशु मित्र थे जो पुष्यमित्र सुंग के ग्रैंडसन थे। उन्होंने सुंगा एम्पायर को इससे डिफेंड किया। ठीक है, उज्जैन में अपोलोडोटस गए थे। ये दो कमांडर्स याद रखना कि कौन कौन से दो कमांडर उन्होंने भेजे थे। ठीक है, मेनेंडर जो था उन्होंने अपना रूल एक्सटेंड कर लिया था अप टू मथुरा। फ्रॉम वहाँ से उन्होंने पाटलिपुत्रा को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन जो बाशुमित्रा थी उनकी आर्मी, जो पुष्यमित्र सुंग के ग्रैंड सन हुआ करते थे, उनकी आर्मी ने उनको ये फर्दर इन्वेजन करने से रोक लिया। अब मेनेंडर जो थे उनको मिलिंदा के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी किंगडम की जो कैपिटल थी वो थी सकाला या सियालकोट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बुद्धिज़्म में, इसलिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना, उनके साथ इनके डायलॉग्स हुए थे। डायलॉग मतलब मेनेंडर ने जो क्वेश्चंस पूछे थे बुद्धिज़्म के बारे में, वो बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना ने उनको रिप्लाई किया था। और उन दोनों के जो क्वेश्चन आंसर वाला राउंड था वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है एक बुक में जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो में क्या लिखा गया है और किस किस के बीच में वो हुआ था। तो मिलिंद पन्हो जो था वो मिलिंदा या मेनेंडर जो कि ग्रीक कमांडर था उनके बीच में, और बुद्धिस्ट मॉन्क का भी नाम पूछा जाता है। कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क थे? नागसेना, उनके बीच में। ऐसे अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्क के नाम लिख दिए जाते हैं, जैसे नागार्जुन,
कुछ भी मतलब नाग सेना से रिलेटेड तो नागार्जुन लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, लेकिन उसका जो सही आंसर है वो है नाग सेना और मेनेंडर। इन दोनों के बीच में ये क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ था, जिसमें क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा लिखे गए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मिलिंदपनो बोलते हैं। इसके बाद मेनेंडर ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस्ड करना स्टार्ट किया। ऐसा ही एक और ग्रीक एम्बेसडर आया था हेलियोडोरस, जो वैष्णवाइट बन गया था, मतलब वो वैष्णव कल्ट को फॉलो करते थे, और उन्होंने गरुड़ पिलर बनाया था बेसनगर में। बेसनगर मतलब विदिशा, जो मध्य प्रदेश में आती है, उज्जैन के पास, ठीक है। अब ग्रीक का इन्फ्लुएंस इंडिया में थोड़े मोर देन अ सेंचुरी रहा, लेकिन मेनेंडर के बाद वो खत्म। ग्रीक इन्फ्लुएंस इन इंडिया लास्टेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ मेनेंडर, मतलब मेनेंडर के मरने के बाद एक और 2 सेंचुरी उनका इफेक्ट रहा, उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बैक्ट्रियन इन्वेजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एम्पायर बिल्डअप हुआ था फॉरेन इन्वेजन का, वो था शाकाज, ठीक है। अब ये शाकाज कौन थे? तो शाकाज जो थे वो सीथियंस थे, जिन्होंने बैक्ट्रिया और पार्थिया पे अटैक किया और ग्रीक रूलर से इनको कैप्चर कर लिया। मतलब अभी हमारी इंडिया में जो रूल कर रहे हैं ना बैक्ट्रिया पार्थिया, जिनके 2 कमांडर्स थे अपोलोडोटस और मेनेंडर, उनको हरा के अब कौन आ जाएंगे? शाकाज आ जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या करते थे? ग्रीक्स के फुट स्टेप को फॉलो किया और इन्होंने भी धीरे धीरे अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। उसके बाद शाकाज भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक तो नॉर्दर्न सत्रप जो तक्षशिला में रूल किया करते थे, एक वेस्टर्न सत्रप जो महाराष्ट्र में रूल किया करते थे। देखो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ एक। तो इस मैप में देखिए हम लोग शाकाज के बारे में देखेंगे कि उनका रूल कहाँ से कहाँ तक था। तो उन्होंने 2 क्षत्रप बनाए थे, एक नॉर्दर्न क्षत्रप बनाया था और एक वेस्टर्न क्षत्रप बनाया था, जो महाराष्ट्र से रूल किया करता था, और नॉर्दर्न क्षत्रप नॉर्थ में रूल किया करता था, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स थे, इनकी 2 कैपिटल थी। नॉर्दर्न क्षत्रप वाली की कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला, और उज्जैन मतलब जो महाराष्ट्र वाला एरिया था जहाँ पे जिसको वेस्टर्न सत्रप बोला जाता था, उसकी कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन। तो ये इंडिया में शाकाज का इतना एम्पायर था, ये नॉर्दर्न वाला और ये वेस्टर्न वाला, ठीक है। ये वेस्टर्न वाला गुप्ता टाइम तक रहेगा, नॉर्दर्न वाला अभी कुशान आएंगे वो इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसको इन्वेड कर लेंगे और कुशान एम्पायर स्टैब्लिश कर देंगे। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट वाला है, वेस्टर्न सत्रप नहीं ख़त्म होगा। ये गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि कैसे उसने वेस्टर्न सत्रप को हटा के गुप्ता डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शाका रूलर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके आगे, ठीक है। ये देखो, जो शाका रूल को 1st सेंचुरी BC में मयोस ने फाउंड किया था, और इनके जो सक्सेसर थे वो एजेस 1 थे, जिन्होंने क्या फाउंड किया था? विक्रमेरा फाउंड किया था 58 BC से, ठीक है। ओके, जो शाका रूलर तक्षशिला के थे उनको ओवरथ्रोन कर दिया था पार्थियंस ने। पार्थियंस कौन थे? पार्थियंस जो थे, कुशान्स को ही पार्थियंस बोलते थे। इन्होंने शाका रूलर्स थे तक्षशिला में, मतलब नॉर्दर्न क्षत्रप को ओवरथ्रोन करके अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था, वो थे कुशान्स, ठीक है। अब देखिए कुशान्स कहाँ से आए थे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बार आप मैप में देख लीजिए कुशान एम्पायर कहाँ से था। देखो ये क्लियर रखना है कि यहाँ पे कौन था? शाका एम्पायर था। अब मैं आपको कुशान एम्पायर दिखाती हूँ। तो यहाँ से वाक्ट्रिया से होते हुए ये कुशान्स आए थे, इन्होंने अपना एम्पायर बनाया था, ठीक है। फिर कनिष्क के टाइम पे ये एम्पायर इतना बड़ा हो गया था, ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये वेस्टर्न सत्रप रहता है यहीं पर, और ये नॉर्थ से पहले इतना बढ़ेगा, फिर बाद में कनिष्क इतना और एक्वायर कर लेगा, फिर साथ में चाइना में भी इन लोगों का रूल रहता है। तो ये सारा कुशान एम्पायर है। अब कुशान एम्पायर में हम देखेंगे कि कुशान कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये यूची ट्राइब जो होती है सेंट्रल एशिया की, वहाँ से बिलोंग करते थे। ये सबसे पहले बैक्ट्रिया है और वहाँ पर उन्होंने शाकास को डिस्प्लेस किया। उसके बाद ये काबुल वैली में इन्होंने मूव किया और गांधारा रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है।
अब इसके जो फाउंडर हुआ करते थे वो थे कुषाण डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे कुजूला कडफिशेस या फिर कडफिशेस वन इनको बोलते हैं। दूसरा, इन्होंने क्या किया था, ये जो फाउंडर थे उन्होंने काबुल वैली को ऑक्यूपाई कर लिया था। मतलब अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वो सबसे पहले ऑक्यूपाई किया था कुषाण एम्पायर के कुजूला कडफिशेस या कडफिशेस वन ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसी के नाम पे कॉइन इशू किए थे। फिर इनके बेटे आए बीमा कडफिशेस, इनको कडफिशेस 2 के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को मथुरा तक कॉन्कर कर लिया था। मतलब देखो कहाँ तक कॉन्कर कर लिया था। ये पहले जो आए थे इन्होंने अफगान वैली तक ही, काबुल वैली तक ही इसको कंट्रोल किया। उसके बाद जो सेकंड आए वीमा कडफिशेस, उन्होंने कुषाण एम्पायर को मथुरा तक एक्वायर कर लिया था। ये रहा मथुरा, ठीक है। मथुरा कुषाण की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, तो यहाँ तक इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया था। इतना एक्वायर करने के बाद जो कडफिशेस 2 थे उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे विथ हाई साउंडिंग, मतलब उसका टाइटल बहुत बड़ा रखा था, बड़े टाइटल के साथ उसको इशू किया गया था। कहा था ये हम क्या हैं, लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के हम क्या हैं, भगवान हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। और वो किसके डिवोटी हुआ करते थे, लॉर्ड शिवा के डिवोटी हुआ करते थे, ठीक है। अभी तक याद रखना कि ये जो कुशांस थे वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे, लेकिन कनिष्क से चेंज हो जाएगा। कनिष्क क्या करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कनिष्क का टाइम था 78 AD से लेकर 120 AD तक। कनिष्क जो थे सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे कुषाण डायनेस्टी के। इन्होंने साकाईरा फाउंड किया था 78 AD में, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए कनिष्क के कॉन्क्वेस्ट क्या थे। देखो कनिष्क के आने के पहले ऑलरेडी 2 कुषाण रूलर आ चुके थे जिन्होंने इंडिया में मथुरा तक अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। तो जिस दिन कनिष्क ने अपना रूल स्टैब्लिश किया, मतलब कनिष्क जिस दिन राजा बने, ऑलरेडी उनके एम्पायर में क्या क्या था, अफगानिस्तान था, गांधारा वाला रीजन था, सिंध था, पंजाब था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या क्या कॉन्कर किया, मगध कॉन्कर किया। इसके अलावा पाटलिपुत्रा, बोध गया, ये उन्होंने कॉन्कर करना स्टार्ट किया। उसके बाद कल्हाना जो थे कश्मीर के, उन्होंने ऐसा बोला कि कनिष्क ने कश्मीर को भी इन्वेड कर लिया। तो कश्मीर भी किसका पार्ट था, कुषाण एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो कॉइन इशू किए थे वो बहुत सारी प्लेसेस पे मिले, जैसे मथुरा, सारावस्ती, कौशाम्बी, बनारस। इसका मतलब ये है कि ये सारे रीजन भी उन्होंने कॉन्कर कर रखे थे। मतलब गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है इसकी ही ये सारी सिटीज़ हैं, मथुरा, कौशाम्बी, बनारस, ये सारी फेमस उत्तर प्रदेश में आती हैं, तो गंगा वैली में आती हैं। तो इसका मतलब है कि कनिष्क का एम्पायर गंगा वैली में काफ़ी बढ़ा लिया था उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा ये तो इंडिया के कॉन्क्वेस्ट है। इसके अलावा इन्होंने चाइना के साथ भी वॉर लड़े थे, चाइना के साथ भी फाउट किया था। उसमें से जो पहला एक्सपीडिशन था चाइना के लिए, वो इसमें ये हार गए थे। उस टाइम चाइनीज़ जनरल कौन हुआ करता था, पांचो हुआ करता था। लेकिन जब सेकंड एक्सपीडिशन हुआ, सेकंड एक्सपीडिशन में क्या हुआ, इनको कनिष्क जीत गए थे। लेकिन उस टाइम जो चाइनीज़ जनरल हुआ करते थे वो पांचो नहीं थे, वो कौन थे, पेनियांग थे, जो किसके बेटे थे, पांचो के बेटे थे, ओके। उसके बाद कनिष्क ने चाइना की कौन कौन सी टेरिटरीज एक्वायर कर ली थी, काशगर, यारकंद और खोतान, ये इनके एम्पायर में इंक्लूड कर ली थी। आपको चाइना की टेरिटरी भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है चाइना का, वो किसने एक्वायर कर लिया था, कनिष्क ने एक्वायर कर लिया था। अच्छा, ठीक है। इसके बाद कनिष्क का एम्पायर बहुत वास्ट एम्पायर बन गया था, जो अब देखो ये याद रखना, हमको ये पता है, ये चीज़ आप याद रखना, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो कनिष्क का एम्पायर था वो गांधारा इन द वेस्ट, मतलब वेस्ट में गांधारा से लेके बनारस इन द ईस्ट, ईस्ट में बनारस तक, और नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ में मालवा तक। इतना बड़ा एम्पायर, कश्मीर से लेके मालवा तक, गांधारा से लेके बनारस तक, इतना बड़ा एम्पायर कनिष्क का हुआ करता था इंडिया में। और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी पेशावर, ठीक है। और मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी इनके एम्पायर की।
ये सिर्फ ग्रेट कॉन्करर ही नहीं था, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें सिर्फ ये जीत कॉन्कर ही नहीं की थी, इसके अलावा ये रिलीजन के भी बहुत बड़े पेट्रोन थे। तो तुमको याद हो थोड़ा, तो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा था बुद्धिज़्म वाले चैप्टर में। उसमें हमने देखा था कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसने कराई थी? कनिष्क ने कराई थी। और वो कहाँ कराई थी? कश्मीर में कराई थी। ठीक है, तो ये याद रखना कि कनिष्क जो थे वो बहुत बड़े पैट्रोन थे रिलीजन के। अब कनिष्क क्या करते थे? बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस्ड करते थे उनके लाइफ में। ठीक है, उनके जो कॉइन थे, लेकिन उनके ऊपर से बुद्धा की इमेजेस नहीं हुआ करती थी, ग्रीक और हिंदू गॉड्स की इमेजेस भी मिलती है। इसका मतलब ये है कि बुद्धा बाकी सारे रिलीजन के लिए भी टॉलरेंट थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो स्टॉन्च फॉलोअर थे बुद्धिज़्म के, वो सारे रिलीजन के लिए टॉलरेंट थे। इसके अलावा जो कनिष्का थे, उन्होंने उन्हीं के टाइम पे महायाना बुद्धिज़्म वोग में आया, मतलब प्रचलन में आया। महायाना बुद्धिज़्म एक अलग टाइप का बुद्धिज़्म है जो नॉर्मल हीनायाना बुद्धिज़्म से काफ़ी अलग है। अब हीनायाना क्या होता है, महायाना क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग है, जो बुद्धा लोगों को सिखाया करते थे, जो गौतम बुद्ध ने जो रिलीजन स्टार्ट किया था, उसको बोलते हैं हीनायाना बुद्धिज़्म। वो उसमें सिर्फ बुद्धा की टीचिंग को फॉलो किया करते थे लोग, और उनके जो प्रिंसिपल थे उनको फॉलो किया करते थे। लेकिन महायाना बुद्धिज़्म में क्या हुआ? महायाना बुद्धिज़्म में अब बुद्धा की टीचिंग को नहीं, उनको एज अ आइडल वर्शिप पूजा करने, आइडल वर्शिप की तरह उनको लिया जाने लगा। मतलब मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, फ्लावर से उनकी पूजा करने लग गए, ऑर्नामेंटेशन कर दिया गया, ये सारी चीज़ें होने लग गई। ठीक है, अब उनकी टीचिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, अब उनकी सिर्फ पूजा करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये महायाना बुद्धिज़्म में हो गया था। ठीक है, इसलिए ये देखो, ये लिखा है महायाना बुद्धिज़्म इज डिफरेंट इन मैनी रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन टॉट बाय द बुद्धा एंड प्रोपोगेट बाय द अशोका। अशोका ने जो रिलीजन प्रोपोगेट किया था वो हीनायाना बुद्धिज़्म था, जिसमें बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड किया जाता। इसलिए जो अशोका के जितने इंस्क्रिप्शंस थे उनमें प्रिंसिपल लिखे हुए थे कि लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या अच्छा होता है उनके लिए। लेकिन ये जो महायाना बुद्धिज़्म है, इसमें बुद्धा की वर्शिप होना स्टार्ट हो गई फ्लावर से, गारमेंट से, परफ्यूम से, लैम्प से। ठीक है, इसीलिए अब जो बुद्धिज़्म है वो इमेज वर्शिप पे आ गया और रिचुअल्स डेवलप हो गए। कहाँ पे? महायाना बुद्धिज़्म में। अब कनिष्क ने भी क्या किया? जैसे अशोका ने हीनायाना बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, कनिष्क ने भी महायाना बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए मिशनरीज भेजी। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में, चाइना में, जिससे वो ये जो नया फेथ है उसको प्रोपोगेट कर सके। फिर बुद्धिस्ट चैत्यास बनाए, बिहारास बनवाए डिफरेंट प्लेसेस पे। अच्छा, ये चैत्य और बिहारा क्या होते हैं? वैसे मैंने तुमको बुद्धिस्ट, अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है ना, तो आप एक बार देखिए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बुद्धिज़्म के बारे में। चैत्य विहारा क्या होते हैं, स्तूपास क्या होते हैं, बुद्धा की टीचिंग क्या है, बुद्धा का जन्म कैसे हुआ, बुद्धा की लाइफ स्टाइल क्या थी, लाइफ हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अभी के लिए मैं बता देती हूँ चैत्य क्या होता है। चैत्य मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क वर्शिप करते हैं। ठीक है, वो उसको बोलते हैं चैत्य। और बिहारा मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, रेसिडेंस होता है जिनका। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, ये क्लियर रखना अपने दिमाग में। उसके बाद इनके टाइम पे ये बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज करते थे, जैसे वाशुमित्र हुआ, अश्वघोष हुआ, नागार्जुन हुआ। इन्होंने जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी कन्वेंट कराई थी, जो मैंने अभी बोला था कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी इन्होंने। कहाँ पर? जिसमें इन्होंने बुद्धिस्ट थियोलॉजी और डॉक्ट्राइन को डिस्कस किया था महायाना बुद्धिज़्म से रिलेटेड। ये कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन मोनेस्ट्री, श्रीनगर, कश्मीर में हुई थी। और किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुई थी? तो वाशुमित्रा की प्रेसिडेंटशिप में हुई थी। प्रेसिडेंट पूछा जाता है बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है तो वो किसने कराई है, कौन सी प्लेस पे कराई है, और कौन उसका प्रेसिडेंट था। तो कौन प्रेसिडेंट हुआ करता था इसका? बुद्धिस्ट मंक वाशुमित्रा। ठीक है, और कौन से रूलर ने करवाई है? तो वो कनिष्क ने कराई है। अब ऐसे 500 मॉन्क्स थे जिन्होंने ये काउंसिल अटेंड की थी और इस काउंसिल को प्रिपेयर्ड किया था एन ऑथोरेटिव कमेंट्री ऑन त्रिपिटकास और महायाना डॉक्ट्राइन। ठीक है, और इस काउंसिल में क्या किया गया था? जो 3 पिताका है, अभिधम्म पिताका, विनय पिताका, सुत्त पिताका, उनका फाइनल कंपाइलेशन किया गया था, उनके ऊपर कमेंट्री लिखी गई थी। साथ में ये जो नया डॉक्ट्राइन आया है
महायाना डॉक्ट्राइन उसको फाइनल शेप दिया गया था। ठीक है, अब ये जो दूसरे बुद्धिस्ट मॉन्क थे अश्व घोष, वो भी ग्रेट फिलोसोफर, पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने क्या लिखा था? बुद्ध चरिता लिखा था। तो ऐसा पूछा जाता है बुद्ध चरिता किसने लिखा था? तो अश्व घोष एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कनिष्क के टाइम पर थे, उन्होंने लिखा था। और नागार्जुना कौन थे? ये साउथ इंडिया से थे, ये भी कनिष्क के कोर्ट में आए थे। ये द फेमस फिजिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया। अच्छा, एक बहुत फेमस फिजिशियन है, मतलब जो मेडिसिनल लाइन में थे, वो थे चरक। इनकी बुक भी है चरक संहिता, जो मेडिसिन के ऊपर लिखी गई है। ये बहुत अच्छे फिजिशियन माने जाते हैं एंशियंट टाइम के। ये भी कनिष्क के टाइम पर आए थे। ठीक है, चलो ये तो हो गया कनिष्क के बारे में। अब मैं आपको वो बता देती हूँ इसका एम्पायर। अच्छा, जो अभी हमने पढ़ा था ना, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, तो गांधारा इन द वेस्ट, यहाँ से लेके बनारस, यहाँ ईस्ट में बनारस, यहाँ गांधारा से लेके बनारस, कश्मीर से लेके मालवा तक इसका रूल था। ये मालवा यहाँ पर है, कश्मीर यहाँ पर है, गांधारा यहाँ पर, इंडिया में गांधारा यहाँ पर है और बनारस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंडिया हमारा यहाँ तक ही है ना अभी। तो ये जो पार्ट है वो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, जो अभी पाकिस्तान में आता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे। 2 आर्ट आए थे उस टाइम पे, एक था गांधारा आर्ट और एक था मथुरा आर्ट। हम दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन पहले हम गांधारा आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। गांधारा आर्ट में क्या था? ये जो पेशावर है उस और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फेमस हुआ करता था, वहाँ पे ये डेवलप हुआ था। गांधारा स्कल्पचर जो थे वो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडी में बनाए गए थे। ये जो फर्स्ट सेंचुरी क्या होता है, सेकेंड सेंचुरी एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, इनमें कितना टाइम पीरियड आता है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिए, आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इंडो ग्रीक रूलर्स, मतलब रूलर्स जो सबसे पहले आए थे उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके 2 कमांडर थे, अपोलोडोटस और मेनांडर। तो उन्होंने ये स्कल्पचर मेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट की थी। इनके जो रियल पेट्रोन हैं इस गांधारा आर्ट के, वो थे शाकाज, फिर कुशानाज और कनिष्क। ये तीनों, ये सब इनके क्या थे? रियल पेट्रोन थे, जो ये गांधारा आर्ट ऑफ स्टाइल में स्कल्पचर्स बनवाया करते थे। गांधारा आर्ट मेनली क्या है? ब्लेंड है इंडियन और ग्रीको रोमन एलिमेंट्स का, क्योंकि ग्रीक जो एक तो इंडिया में आए थे तो इंडियन का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहेगा, साथ में ये जो आ रहे थे फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे वो ग्रीक और रोमन इन्वेजन थे, इसलिए उनका भी थोड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, जो गांधारा स्कल्पचर्स हैं वो कहाँ पर मिले हमको? तक्षशिला में मिले हैं, पेशावर में मिले हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिले हैं। गांधारा स्कूल में जो स्कल्पचर बनाए जाते थे वो बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। ठीक है, जबकि हम मथुरा आर्ट में पढ़ेंगे कि मथुरा में बुद्धा के अलावा और भी स्कल्पचर बनाए जाते थे, लेकिन गांधारा का याद रखो, गांधारा में जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे वो बुद्धा के बनाए जाते थे, अलग अलग साइज, शेप और पोस्चर में बनाए जाते थे। इनका जो रिलीफ होता था वो बुद्धा के बर्थ को डिपिक्ट करता था, उनके रिनंसिएशन को डिपिक्ट करता था, उन्होंने कैसे प्रीच किया था उसके बारे में डिपिक्ट करता था। तो मतलब बुद्धा की लाइफ के ऊपर ये स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। ये देखो, ये जो एक इमेज है ये बुद्धा की गांधारा आर्ट वाली इमेज है। अब इसके क्या सेलिएंट फीचर्स होते थे हम वो भी देखेंगे। ये देखो, इनकी थिक ड्रेप, एक फीचर तो मैं तुमको यहीं दिखा देती हूँ कि इनकी जो स्कल्पचर्स होते थे ना उनमें थिक ड्रेपिंग यूज़ किया करते थे, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इतनी थिक ड्रेपिंग यूज़ नहीं करते थे। ये थिक ड्रेपिंग इसलिए यूज़ करते थे बुद्धा को बहुत रिच दिखाने के लिए, रॉयल दिखाने के लिए थिक ड्रेपिंग यूज़ किया जाती थी। ठीक है, चलो सेलिएंट फीचर्स हम देखने की, वो क्या करते थे। ये जो गांधारा आर्ट था उसमें जो ह्यूमन बॉडी बनाई जाती थी वो रियलिस्टिक मैनर में बनाई जाती थी। इसमें माइन्यूट अटेंशन दिए जाते थे फिजिकल फीचर्स को, जैसे मसल्स, मोस्टेश, कर्ली हेयर्स, इन सारी चीज़ों पे बहुत स्पेशली ध्यान दिया जाता था। फिर थिक ड्रेपरी बनाई जाती थी, लार्ज एंड बोल्ड फोल्ड लाइंस हुआ करती थी जिसके अंदर। ठीक है, रिच कार्विंग की जाती थी, कार्विंग बहुत अच्छे से की जाती थी। इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन बनाया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन किया जाता था, उसको सजाया जाता था। फिर सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस दिए जाते थे बुद्धा की इमेज में। उसके अलावा उनकी जो मेन थीम हुआ करती थी वो थी न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में बनाना, जैसे कि महायाना बुद्धिज़्म, जिसमें बुद्धा को एज अ गॉड बनाया है, द स्पिरिचुअल लीडर। ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जिसका
जैसे हम वो टीवी सीरियल्स में नहीं देते गॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा माला वाला पहना देते हैं, एक अलग ही पोशाक पहनाते हैं उनको, तो वैसा ही वो बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं महायाना बुद्धिज्म में। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्लियर इमेज बता देती हूँ बुद्धा की, जो गांधारा आर्ट में बनाई गई थी। ये देखिए, ये जो बुद्धा है ये गांधारा आर्ट है। इसमें देखो इन्होंने ऑर्नामेंटेशन किया गया है। ठीक है, इनके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, इनके हेयर्स देखो, ह्यूमन बॉडी में कितनी मसलफुल मैन बनाया गया है। ये देखो मसल्स देखो इनकी। ठीक है, और उसके अलावा थिक ड्रेपिंग की गई है। ये जो भी ये डाले हैं उसकी बहुत थिक ड्रेपिंग की गई है, और उसमें फोल्ड लाइंस भी अच्छे से बनाई गई हैं। इतनी अच्छे से कार्विंग की गई थी। ये गांधारा आर्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मथुरा आर्ट के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ है गांधारा आर्ट में। गांधारा आर्ट में बहुत सारी नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी 1st से लेके 4th सेंचुरी AD तक, जिसमें अबाउट 15 मोनेस्ट्री वर फाउंड इन अराउंड पेशावर और रावलपिंडी, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है वहीं पर सारी मोनेस्ट्रीज बनी हुई है। और जो बुद्धिस्ट स्तूपास बनाए गए थे वो ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाए गए थे। उन पर ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट बहुत दिखता था। और इस टाइम में जो स्तूपा बनाए गए हैं उनकी हाइट काफ़ी बढ़ा दी गई थी, उनका ऑर्नामेंटेशन बढ़ा दिया गया था, जिससे जो स्तूपा थे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। ठीक है, तो देखा हमने गांधारा आर्ट में क्या हुआ। गांधारा आर्ट पहले तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में फेमस थी, पेशावर तक्षशिला वो वाले रीजन में फेमस हुआ करती थी। ये किस चीज़ का ब्लेंड थी, इंडियन प्लस ग्रीको रोमन स्टाइल का ब्लेंड है। ठीक है, तीसरा, इसको कौन पेट्रोन किया करते थे, जो भी शाकाज, कुशानाज और कनिष्क, जो भी फॉरेन इन्वेडर्स थे वो उन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, इनके टाइम पे जो बनाया जाता था गांधारा आर्ट में वो मेनली बुद्धा के बारे में बनाया गया। तो इसमें बुद्धिस्ट इमेजेस बनाई जाती थी अलग अलग तरह की, उनकी बर्थ के ऊपर, उनके रेनन्सिएशन के ऊपर, उनकी प्रीचिंग के ऊपर। और इसमें जो बुद्धा की इमेज बनाई जाती थी उसमें ह्यूमन बॉडी को अच्छे से बनाया जाता था। उसकी जो छोटे छोटे माइन्यूट फीचर्स होते जैसे मस्कुलिन बॉडी, मॉस्टर्स रखना, कर्ली हेयर्स बनाना, इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता था। प्लस वहाँ पे रिच कार्विंग की जाती थी, थिक ड्रेप यूज़ की जाती थी, ये सारी चीज़ें की जाती थी। और ये सब चीज़ें क्या शो करती थी कि बुद्धिज़्म जो है वो महायाना बुद्धिज़्म को शो कर रही है, जिसमें बुद्धा क्या है, गॉड की तरह उनकी वर्शिप की जाएगी, इसलिए ऐसे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। प्लस गांधारा आर्ट में जो स्तूपा बनाए जाते थे उनकी हाइट काफ़ी बढ़ा दी गई थी और ऑर्नामेंटेशन भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इसके वजह से वो क्या थे, अट्रैक्टिव दिखने लग गए थे स्तूपास। जो अशोका के स्तूपास थे उसके कंपैरिजन में जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के स्तूपास थे वो काफ़ी अलग और अट्रैक्टिव दिखते थे। ठीक है, फिर दूसरा आया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें मथुरा में ये डेवलप हुआ था, जो अभी के उत्तर प्रदेश में आता है। ये मथुरा, इसको हम मथुरा आर्ट बोलते हैं। ये कब फ्लरिश हुआ था, 1st सेंचुरी AD में फ्लरिश हुआ था। देखो 1st सेंचुरी AD का मतलब क्या होता है, मैंने तुमको बताया था। 0 मतलब जीसस का बर्थ हुआ। 0 से लेके जो 100 AD वाला टाइम है इसको हम बोलते हैं 1st सेंचुरी AD। अब 0 से 100 BC वाला जो टाइम है उसको हम बोलते हैं 1st सेंचुरी BC। ठीक है, क्लियर रखना है। अभी के लिए मैंने बता दिया, और डिटेल में पढ़ना हो तो आप मेरा वो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, इट टू फ्लरिश इन द 1st सेंचुरी AD इन द अर्ली फेज। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो डेवलप हुआ था वो इंडिजिनस लाइन पे, मतलब इंडियंस ने डेवलप किया था। तो इसका जो भी हुआ था वो हमारा इंडियंस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस इसमें इतना नहीं था। ठीक है, इसमें बुद्धा की इमेजेस हुआ करती थी जिसमें स्पिरिचुअल फीलिंग्स के साथ हुआ करती थी। जो हिनायाना बुद्धिज्म में हुआ करता था ना, बुद्धिस्ट की जो स्पिरिचुअल फीलिंग थी वो इसमें शो केस होती थी। ठीक है, उनके फेस जो कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल फीलिंग पे वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। वो सिर्फ ऑर्नामेंटेशन में और उसकी रिच कार्विंग में और उसको रिच दिखाने में, मस्कुलिन बॉडी बनाने में, वो सारी डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में वो स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन और स्पिरिचुअल फीलिंग में ज़्यादा जोर दिया करते थे। तो मथुरा स्कूल में सिर्फ बुद्धा की इमेज को नहीं कार्व किया जाता था, शिव, विष्णु और पार्वती, लक्ष्मी, ये सारे गॉड्स को भी कार्व किया जाता था। साथ में जो फीमेल फिगर्स है, यक्षिणी, अप्सराज ऑफ मथुरा स्कूल, ये सारी भी ब्यूटीफुली कार्व किए जाते थे। तो ये डिफरेंस है
गांधारा में और मथुरा में, गांधारा में क्या है, महायाना बुद्धिज्म वाली बुद्धा इमेज बनाई गई और सिर्फ बुद्धा की बनाई जाती थी, बाकी और किसी गॉड की नहीं बनाई जाती थी। जबकि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें बुद्धा के अलावा बाकी और भी गॉड है, शिव, विष्णु और जो फीमेल गॉड्स है उनकी इमेजेस भी बनाई जाती थी। लेकिन मथुरा में जो गॉड इमेज बनाई जाती थी या स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उनमें स्पिरिचुअल फीलिंग के बारे में ज़्यादा बताया जाता था एज कम्पेयर टू गांधारा आर्ट। ठीक है, ये डिफरेंस था। और ये जो मथुरा आर्ट था वो इंडिजिनस लाइन पे डेवलप हुआ था, इसमें ग्रीक का कोई रोल नहीं था और ये मथुरा में डेवलप हुआ था, यानी कि मॉडर्न उत्तर प्रदेश में गंगा वैली में ये डेवलप हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे हम सक्सेसर कौन थे कनिष्क के और उसके बाद कुषाण रूल कैसे एंड हुआ। तो जो कनिष्क का सक्सेसर थे, कनिष्क के जो सक्सेसर थे उन्होंने कितने साल और रूल किया, 150 ईयर्स और रूल किया। देखो 120 AD में कनिष्क की डेथ हो गई थी, उनका रूल खत्म हो गया था। 120 के बाद 150 ईयर्स और अलग अलग सक्सेसर्स ने रूल किया। अब जो कनिष्क के बेटे थे उनका नाम था हुविष्का। उन्होंने सेम कनिष्क जैसे रूल किया वैसे ही एम्पायर को इंटैक्ट रखा और मथुरा उनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी हुविष्का के टाइम पे भी। ठीक है, इसके अलावा कनिष्क की तरह वो भी बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज करते थे। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट कुषाण रूलर थे वो थे वासुदेव, और कुषाण एम्पायर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था वासुदेव के टाइम पर, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन एंड अराउंड द मथुरा, और उनके जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो मथुरा के आसपास में ही मिले हैं। इसका मतलब है कि वो वर्शिप किसकी किया करते थे, शिवा की वर्शिप किया करते थे। और वासुदेव के बाद थोड़े बहुत और कुषाण प्रिंसेस ने रूल किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और उसके बाद कुषाण एम्पायर ख़त्म हो गया। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुषाण एम्पायर में सबसे पहला जो फाउंडर थे वो थे कजूला कटफिशेस या कटफिशेस 1, ये याद रखना। इसके बाद इनके जो बेटे आए थे वीमा कटफिशेस या कटफिशेस 2। ठीक है, उसके बाद आ गए थे हमारे कनिष्क। ठीक है, उसके बाद इनके बेटे आए हुविष्क। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे वासुदेव, लेकिन उनके टाइम पे एम्पायर काफ़ी कम हो गया था। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये कनिष्क के रूलर हुए थे। अब इस चैप्टर को लर्न करने के बाद आप एक बार ये लर्निंग आउटकम्स देख लीजिए कि जैसे राइन ऑफ पुष्यमित्र और क्या इंपॉर्टेंस था सुंगा एम्पायर का। तो मैंने जैसे बताया था कि पुष्यमित्र सुंग ने कौन सी डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया था, तो मौर्यन को ओवरथ्रोन किया था। मौर्य का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको ख़त्म कर दिया था। सुंगा एम्पायर का मेन काम क्या था कि नॉर्थ इंडिया को फॉरेन इन्वेजन से बचाना, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खाली हो गया था, वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, तो फॉरेन इन्वेजन होने लग गए थे। ठीक है, हमने देखा अभी किस किस का इन्वेजन हुआ, पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर साकाज आए, फिर कुशानाज आए। ठीक है, इसके बाद कुशानाज के बाद हमारा गुप्ता एम्पायर आ जाएगा, ये हम देखेंगे। फिर साउथ इंडिया में सतवाहना रूलर हमने देखा, गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन था, इनके अचीवमेंट्स क्या थे। आप इससे रिवाइज कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी सतवाहना पीरियड में, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, कनिष्क कौन था, उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थी, कनिष्क का क्या रोल था महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए, और गांधारा आर्ट और मथुरा आर्ट के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो इससे आप रिवाइज कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, आप जैसे ये चैप्टर फिनिश करेंगे उसके बाद इस बुक में जो मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, ये इनमें से कोई भी MCQ बन सकता है या फिर MCQ का स्टेटमेंट बन सकता है। आपको हर चैप्टर करने के बाद ये MCQs आपको करने चाहिए, मैच द फॉलोइंग भी आपको करना चाहिए, यहाँ तक तो आपको करना ही करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप बुक रीड की, लेक्चर सुनिए, बुक रीड की, उसके बाद एक बार पूरा चैप्टर एक बार रीड कीजिए। चैप्टर रीड करते करते क्या कीजिए, आप अपने साथ साथ नोट भी करते जाइए उसको, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक बार लिखने के बाद उनके फिर अपने क्या होता है, हम जब एक बार लिखते हैं ना, हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप उसके नेक्स्ट पेज पे वापस से याद करके लिखिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो उसको एक बार लिख लीजिए समरी में, तो आपके बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए, जिसको आप लास्ट मोमेंट पे भी रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और इस लेक्चर में इतना ही था फॉरेन इन्वेजन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संगम एज के बारे में या फिर गुप्ता पीरियड के बारे में। ठीक है, तो संगम एज चैप्टर नंबर 8 है,
तो इसके बारे में इतना पूछा नहीं जाता, थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे दूँगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।